Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science over running chapter number 5. Name of this chapter acid, base and salt. बच्चों हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है. केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो गए जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सम केमिकल्स विच वी आर यूज इन डेली लाइफ. वो कौन कौन से हो गए? एसिड, बेस और सॉल्ट. यानी कि कुल मिला के बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है ना. अ नंबरस केमिकल्स विच आर द फॉर्म्ड डे बाय डे एंड रेगुलरली, बट वी आर ओनली यूज फॉर द थ्री सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, इम्पोर्टेंट केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ. देखो बच्चों, सारे केमिकल्स हम लोग अप्लाई करें या डेली लाइफ में काम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली 3 तो केमिकल के बारे में अच्छे से पढ़ना ही है. वो 3 केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो गए? एसिड, बेस एंड साल्ट. अम्ल, क्षार और लवण, या फिर आप लोग इसको नमक भी बोल सकते हो, ठीक है ना. तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, कंप्लीट भी हो गया था मेरा. आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे. बेस और मैं चाहता हूँ सॉल्ट को भी एक साथ कंप्लीट करवा दिया जाए. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेस को स्टार्ट करते हैं. बेस, ध्यान से सुनो बच्चों, बेस को हिंदी में क्या बोला जाता है? बेस को हिंदी में क्षार बोला जाता है. अब बेस जो है, ध्यान से सुनना बच्चों, बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना इसको. बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकली बेसिक होता है नेचर के अंदर, और ये सिंपली टच देता है. तो बेसिस आर, पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला ही पॉइंट हो जाएगा बेसिस आर केमिकली बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर. सेकेंड, सोपी इन टच. इनका सोपी टच होता है. आप लोगों ने साबुन वगैरह देखा होगा, साबुन है, सर्फ है, सोडा वगैरह होता है, वो कैसे एकदम सोपी टच होता है. सोपी टच बोले तो स्लिपरी टच होगा, एकदम सोप जैसे होंगे. आप लोग उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो एकदम हाथ ऐसे स्लिप करेंगे. साबुन वगैरह से देखो, आप लोगों ने हैंड वॉश किए होंगे, कैसे हाथ एकदम चिकने हो जाते हैं और एकदम स्लिपरी हो जाते हैं. इनका जनरली नेचर कैसा हो जाएगा? ये बेसिक हो जाएंगे नेचर के अंदर. अब बेसिक नेचर का मतलब मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ. सबसे पहले नोट करने वाली बात क्या है? ये सोपी होते हैं टच के अंदर. इनको आप लोग स्लिपरी टच भी बोल सकते हो. स्लिपरी यानी कि यहाँ से फिसलन हो जाएगी, स्लिपरी इन नेचर. अब बच्चों, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इनका बेसिक होता है नेचर. अब बेसिक होने, नेचर में बेसिक होने का मतलब क्या हो गया? ये कौन से लिटमस पेपर को कौन से में टर्न कर देंगे? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू इन कलर. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिटमस के बारे में भी बताया था कि लिटमस क्या होता है. लिटमस एक नेचुरली इंडिकेटर होता है जो कि आप लोगों को एक लाइकेन नाम के जो प्लांट्स होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, उस प्लांट्स की लीव्स को ड्राई करके, उसको पेंट करके, अलग अलग कलर में डाई करके फिर प्रिपेयर किया जाता है. तो ये लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर होगा जो आप लोगों को ये बताएगा कि गिवन सब्सटेंस आप लोगों का कौन से नेचर के अंदर है, एसिडिक नेचर के अंदर या बेसिक नेचर के अंदर है. एक सूचना देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना. अगला ले लेते हैं कि इनके अंदर कौन से आयन होते हैं. तो ध्यान से सुनना बच्चों, एसिड के अंदर मैंने आपको बताया था, एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं. ध्यान से सुनिए, इसको अच्छे से समझिए कि एसिड के अंदर तो कौन सा आयन होते हैं? एसिड के अंदर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन होते हैं. और आप लोगों को अगर बेस के अंदर पूछ लिया जाए कि बेस के अंदर कौन सा आयन होते हैं, तो बेस के अंदर आप लोगों का हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ठीक है. बेसेस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन. आप लोग इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सिल आयंस. क्योंकि जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने अलग अलग एसिड और बेस की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी हुई है. जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आप लोगों को वो भी पढ़ने पड़ेंगे. अभी फिलहाल बेसिक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनमें कौन सा आयन होते हैं. हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं. अब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इनकी pH डिसाइड होती है. तो इनकी pH वैल्यू जो होती है, यानी पावर, मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा, इनमें पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होती है. अब हाइड्रोजन आयन की पावर कम होगी या उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इनकी pH वैल्यू अबव हो जाती है. pH वैल्यू मोर देन 7.
मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने एसिड की पीएच बताई थी। तो एसिड की पीएच जो हो जाती है वो लेस देन होती है बच्चों, लेस देन 7। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा आयन हो गए, उसके अंदर आप लोगों के हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इस वजह से इनकी पीएच जो वैल्यू जो हो जाती है वो बढ़ जाती है और पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है 7 से ज़्यादा। हाईएस्ट कहाँ तक जा सकती है 14 तक जा सकती है ना। तो मोर देन 7 भी नहीं बताना आप लोगों को, मोर देन 7, 7.1, 7.2, 7.3 इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके कुछ जनरल फीचर्स हो गए बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब फिर उसके बाद में आगे की तरफ बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बेसिस बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बेसिस कौन से हो गए देखो। यूजेस ऑफ, मैं एग्जाम्पल पहले बता देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एग्जाम्पल हो गए आप लोगों के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला हो जाएगा Mg/OH2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Ca/OH2। अब मैं वोल्टेज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसमें दोनों के मॉलिक्यूल्स दो है, ठीक है ना। फिर आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इस तरह से नंबर्स ऑफ जो भी, अब देखो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ये सारे तो एग्जांपल्स हो गए। अब आप लोग एक बार गौर करो, नोट करो, सब में देखो कौन कौन से ग्रुप आ रखा है। OH ग्रुप सब में आ रखा है। तो आप लोगों को इंडिकेट हो जाएगा कि केमिकल फॉर्मूले से जिसमें OH आता है यानी कि वो बेसिक सब्सटेंस है, वो बेस है, क्योंकि उनके अंदर कौन सा आयन आ गए, OH आयन आ गए यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन आ गए, ठीक है ना। या आप लोग इसको हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, इसको और क्या बोल सकते हो, और यू कैन से दैट हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं ETC करके छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस बताता हूँ, उनके यूज बताता हूँ। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। तो कुछ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बेसिस बता देता हूँ। तो यूजेस ऑफ बेसिस, अब यूजेस ऑफ बेसिस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला ले लेते हैं MgOH2, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब ये क्या काम करता है, ध्यान से सुनना, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब ये हो गया, अब कई बार देखा होगा हम लोग ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा खा जाते हैं, या पेट में आप लोगों की बर्निंग शुरू हो जाती है, स्टोमक में एसिडिटी शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी को क्योर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस यूज़ में लिया जाता है। ध्यान से सुनना, डॉक्टर भी इसको ही प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको ठीक करता है, क्योर ऑफ एसिडिटी, क्योर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी को ठीक करने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। तो पहला तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो दूसरा हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है वो विंडो क्लीनिंग में काम में किया जाता है। किस में काम में किया जाएगा बताओ, विंडो क्लीनर। आप लोगों ने देखा होगा कॉलिन वगैरह जो होते हैं, जो ग्लास क्लीनर वगैरह होते हैं, या विंडो वगैरह कांच बने होते हैं, उसको क्लीन करने में काम आता है ना। तो कार वगैरह साफ करने में, या कार के विंडोज कांच वगैरह, तो विंडो क्लीनर के तरह पर ये काम आएगा, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आप लोगों के जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है।
अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो वाटर को प्योरीफाई करता है, आप लोगों को पता हो तो ब्लीच पाउडर है, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने में ये काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का AlOH3, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा बच्चों वो आप लोगों के फोम एजेंट में काम आता है। फोम एजेंट बोले तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं उसको, क्योंकि वो आग को बुझाते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, उसको रोक देते हैं फायर को। तो कहीं पर भी आग वगैरह लगी होगी या कहीं फायर हो गया होगा तो वहाँ पर फायर अलार्म आकर वहाँ पर उसको क्या करती है, उसको फायर ब्रिगेड आकर उसको फोमिंग करती है। फोमिंग करने पर वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी आग। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस के तौर पर वहाँ पर काम में लिया जाता है। तो ये एज ए फोमिंग एजेंट यूज में लिया जाएगा, फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो बच्चों वैसे तो बहुत सारे हैं, आप लोगों के सिलेबस से आउट ऑफ चीज़ें भी मैं बता सकता हूँ, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप लोगों के फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में काम आता है, मेकिंग फर्टिलाइजर्स। और ये फर्टिलाइजर्स कहीं ना कहीं सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये सॉइल का न्यूट्रिएंट है, सॉइल के लिए फूड का काम करते हैं, फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। इसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो सॉइल का जो फूड होगा यानी फर्टिलाइजर के तौर पर फार्मर यही यूज़ में लेगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर बनाने में काम आ जाएगा, जो खेतों वगैरह में एग्रीकल्चर में काम लिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को ये सारे बता दिए। एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जल्दी से कीजिए फटाफट। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, इसको उतार दिया होगा। हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और सॉल्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, चलिए बच्चों, अब देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा सॉल्ट वाला। इसको जनरली साल्ट भी बोला जाता है, साल्ट। तो सॉल्ट या आप लोग इसको लवण बोल सकते हो या इसको नमक भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये कि साल्ट होता क्या है, ध्यान से सुनना। साल्ट इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। ये एक प्रकार का कैसा सब्सटेंस है बच्चों, इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अब यहाँ न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब समझना आप लोग। न्यूट्रल सब्सटेंस, आई मीन टू से दैट इट मीन्स इट नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पीएच पेपर, सॉरी ये क्या नाम है आप लोगों के जो भी लिटमस पेपर होते हैं उसके साथ में नॉन रिएक्टिव होता है। यानी कि ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड की तरह, ना रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा एज ए बेस की तरह। किसी भी तरह से लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है। आप लोगों ने अगर कोई सॉल्ट डाला लिटमस पेपर पे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ही नहीं। तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि ना तो वो एसिडिक है नेचर के अंदर, ना वो बेसिक होता है। इसका मतलब आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, इट डज नॉट रिएक्ट विथ लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ लिटमस पेपर। आगे बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, यानी कि ये जो मेल्ट होते हैं एक टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो इसका सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना, करीबन 288,000 केल्विन के बराबर होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये आसानी से मेल्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना। इनका जो यूज़ है बच्चों, यूज़ इन फूड प्रिजर्वेटिव, इनको खाने में बचाने के तौर पर, प्रिजर्वेशन के तौर पर। देखो, आप देखा होगा
मम्मी कई बार आटे में नमक डालती है। आटे में नमक क्यों डालती है? क्योंकि वो आटा सड़े नहीं, आटा खराब नहीं हो, ठीक है ना, तो उसमें डाला जाता है। सब्जी वगैरह के अंदर भी नमक डाला जाता है। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम आता है, ताकि माइक्रोब्स का एक्शन नहीं हो और माइक्रोब्स आपके फूड को खराब नहीं करे। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम आ सकता है। ये क्या करता है? प्रिवेंशन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन ग्लेशियर। जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं जहाँ पर स्नो ज़्यादा पड़ती रहती है और ये आइस कवर्ड होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, आइस सन के टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होती रहती है। अगर सॉल्ट उसके ऊपर लेयर बिछा दी जाए सॉल्ट की, तो वो आसानी से आइस जो होगी वो मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि सॉल्ट का खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आइस के ऊपर अगर आप लोगों ने सॉल्ट डाली, तभी तो देखो ये आप लोगों ने देखा होगा जो फेरी वाले आइसक्रीम वाले जो होते हैं, जो अपने कंटेनर रखते हैं, उसमें पास में सॉल्ट चिपका देते हैं। तो सॉल्ट की वजह से कूलिंग बड़ी रहती है और वो मेल्ट नहीं होती आइसक्रीम आप लोगों के, ठीक है ना। तो ये इसके यूज़ हो गए। अच्छा, अब कोई आप लोगों को पूछे कि भाई सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन बच्चों दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है कि वो एसिडिक सॉल्ट हो या एक वो बेसिक सॉल्ट हो। तो अभी मैं बता देता हूँ, वैसे जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो कौन से रिएक्शन से होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? वो सॉल्ट बनाता है, साथ में वो वाटर बनाता है। और जैसा कि आपको पता है सॉल्ट का नेचर भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल है, वाटर का भी नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। जब दोनों ही न्यूट्रल प्रोडक्ट बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ सॉल्ट भी न्यूट्रल है और वाटर भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब बच्चों मेरा यहाँ पर एक चीज़ और भी आप लोग समझ लीजिए। न्यूट्रल का मतलब आप लोग एक चीज़ और भी थे, जिसकी पीएच एग्जैक्टली कितनी होती है? एग्जैक्ट 7 होती है, ना अबव ना बिलो। एग्जैक्ट कितनी होगी? 7 होगी, उसको बोला जाएगा न्यूट्रल। तो सॉल्ट का जो पीएच होगा वो कितना होता है बच्चों? एग्जैक्टली 7 होता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शन बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है नेचर के अंदर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सोप बनाने में काम में लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये पेपर वगैरह भी बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो HCl और स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों का कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों का हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इधर देखो, ये Na जो होगा, ये Na ये Cl के साथ रिएक्ट कर देगा, तो Na और Cl, पीछे क्या बचेगा? देखो बेटा H और H, यानी कि H2, और ये एक O यहाँ पर ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, ये H2। तो ये एक तो वाटर बन गया और एक क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो आप लोगों को कोई पूछ ले कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। और कॉमन सॉल्ट को ही आप लोग क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइज सॉल्ट। क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइज सॉल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये आप लोग एक बार इसको नोट कर दीजिए। ये सॉल्ट वाला टॉपिक भी आप लोगों के कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग आगे के टॉपिक के अंदर हम लोग अब डिस्कस करेंगे पीएच क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। डेली लाइफ में पीएच की वैल्यूज़ क्या है या उसका रोल क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आएगा तो मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के और डिटेल बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए।